हेलो डियर लर्नर्स, मैं सुनील कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। मैं एबीएस आईटी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और मुझे लगभग 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस टीचिंग फील्ड में हो चुका है। मैं आज से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स बनाने जा रहा हूं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कोर्स है क्या, बेसिकली किस किस के लिए यूजफुल है, कौन कौन इसको स्टडी करता है और किस किस ब्रांचेस के लिए ये यूजफुल होगा। ठीक है, तो इस कोर्स का नाम है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जैसा कि इसका नाम है, ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बेसिक कोर्स है जिसका सब्जेक्ट कोड एकेटीयू यूनिवर्सिटी ने KEE-101 और KEE-201 दिया हुआ है। KEE-101 का मतलब है कि अगर ये फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट रन होता है तो उसमें KEE-101 सब्जेक्ट कोड लगाया जाता है, और जब इस कोर्स को सेकंड सेमेस्टर में चलाया जाता है तो ये KEE-201 से चलता है। ठीक है, KEE-101 KEE-201 दोनों ही केसेस में सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो सेम रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ ब्रांचेज इस सब्जेक्ट को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ती हैं, कुछ ब्रांचेज इस सब्जेक्ट को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ती हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर फर्स्ट ईयर के अलावा देखा जाए तो ये कोर्स बहुत ही यूजफुल है कुछ ऐसी ब्रांचेस के लिए जो स्टूडेंट्स ईसी ब्रांच के हैं या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं, कोर इलेक्ट्रिकल के हैं या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं, क्योंकि इस कोर्स से कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे बेसिक्स हमें यहाँ से मिलते हैं जो हमें आगे चल के आगे आने वाले सेमेस्टर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वहां पर काम में आते हैं। जैसे थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में ईसी और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, नेटवर्क एनालिसिस, और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स आगे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ते हैं जहाँ पर बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी लोगों के लिए जिन लोगों को आगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में भी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना है, फिर भी हमें ये सब्जेक्ट की बहुत समझ होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से हमारा आज की डेट में हर जगह कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से हम काम करते ही हैं। भले ही हम कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हों, आईटी ब्रांच के हों, मैकेनिकल ब्रांच के हों, तो हर जगह कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हम कहीं ना कहीं काम करते ही हैं। तो यहाँ से मिलने वाली जो नॉलेज है हमें हर जगह काम में आती है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हम उस नॉलेज का यूज करते हुए कुछ चीजों को समझ पाते हैं और बेटर तरीके से उन चीजों को यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आज हम लेक्चर 0 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 0 का जो स्टार्ट हमने किया है ये है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम क्या करने वाले हैं आज। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हम सबसे पहले सिलेबस को ओवरव्यू करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हमें दे रखी हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्लाइड को जो सिलेबस से रिलेटेड है हमारी। लेट्स स्टार्ट विद इट। सी हमारा जो सिलेबस है ये टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। 5 यूनिट्स जिनका नाम है मॉड्यूल्स। हम उनको मॉड्यूल कहें या हम उनको यूनिट्स कहें, एक ही बात है। दोनों ही तरीके से हम इसको देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है 5 यूनिट्स या 5 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, जिसमें अगर हम देखते हैं पहला जो मॉड्यूल है वो है डीसी सर्किट्स, दूसरा जो मॉड्यूल है वो है स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट, तीसरा जो मॉड्यूल है यूनिट है उसका नाम है ट्रांसफार्मर, चौथा मॉड्यूल है इलेक्ट्रिकल मशीन्स और पांचवा मॉड्यूल है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ठीक है, अभी हम इन पांचों मॉड्यूल्स को वन बाय वन करके देखेंगे कि इन पांचों मॉड्यूल्स में क्या क्या टॉपिक्स हमें स्टडी करने हैं। इनके मॉड्यूल्स के अगर नाम देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि जो मॉड्यूल 1 है वो प्योरली डीसी सर्किट से रिलेटेड है। इसका मतलब इसमें डायरेक्ट करंट से रिलेटेड बात होगी। जितने भी सर्किट्स हम यहाँ पर इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे वो सभी डायरेक्ट करंट एप्लीकेशन से होंगे। उसमें डीसी सप्लाई होगी, डीसी करंट होगा और वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो डीसी सप्लाई से रिलेटेड होते हैं। सेकंड मॉड्यूल की अगर बात करें तो सेकंड मॉड्यूल इज बेसिकली रिलेटेड टू सिंगल फेस एसी सर्किट। ठीक है, सिंगल फेस एसी सर्किट में हम देखते हैं कि किसी भी सर्किट में अगर हम सिंगल फेस सप्लाई लगाते हैं और उसमें कुछ एलिमेंट्स लगे होते हैं लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, तो उस केस में सर्किट हमारा किस तरह से बिहेव करता है। मॉड्यूल नंबर 3 को आप देखते हैं ट्रांसफार्मर। ये बहुत ही जनरल सा टर्म है, हम अक्सर कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर को देखते ही हैं। तो यहाँ से आप ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज गेन करेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें होती हैं ट्रांसफार्मर में जो हम समझ सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 4 की अगर बात करें तो मॉड्यूल नंबर 4 इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल मशीन्स। मशीन से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है। इसके अंदर हमें कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में स्टडी करना है। मशीन्स चूंकि एसी और डीसी दोनों पे ही काम कर सकती हैं, तो यहाँ पर हमें एसी मशीन्स और डीसी मशीन्स दोनों से रिलेटेड ही कुछ डिस्कशंस करने होंगे। एंड यूनिट नंबर 5 जो है, चैप्टर नंबर 5, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन।
ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में जो हम घर में इंस्टॉलेशंस करते हैं, इंडस्ट्रीज में इंस्टॉलेशंस करते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स लगवाते हैं, स्विचेस लगवाते हैं, फ्यूजेस लगवाते हैं, इस तरह की सारी चीजें जो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में यूज भी कर रहे हैं, हमने देखा भी है, वो सारी चीजों का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं, देखेंगे, उनको समझेंगे कि वो सारी चीजें किस लिए होती हैं, क्या काम करती हैं और उनको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 1 को। मॉड्यूल नंबर 1 है हमारा डीसी सर्किट। अब डीसी सर्किट में आप देखते हैं कि ये जो पूरा सिलेबस है, ये पूरा चैप्टर 1 का सिलेबस है जो यूनिवर्सिटी ने दिया है। इसमें आप देखेंगे कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेजरली और ब्रॉड टॉपिक्स इसमें देखें जिनका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, वो है हमारे पास किरचॉफ लॉज। यहाँ पर किरचॉफ लॉ एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर में से हमें सबसे ज्यादा यूज होगा, क्योंकि किरचॉफ लॉ के बेसिस पर ही आप आगे लूप एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, जिनको मैश एनालिसिस भी कहते हैं, नोडल मेथड एक दूसरा मेथड का नाम है, सुपरपोजिशन थ्योरम्स, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्योरली किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड हैं। और किरचॉफ लॉ को स्टडी करने के लिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रूल यहाँ पर पढ़ते हैं, समझते हैं, वो है ओम्स लॉ। तो आपकी जो स्टार्टिंग है बेसिक समझने की, वो स्टार्टिंग यहाँ पर होती है वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, ये एलिमेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पैसिव एलिमेंट्स, एक्टिव एलिमेंट्स, ये सब क्या होते हैं, वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस क्या होते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, इन सारी चीजों से स्टार्ट करते हुए, बेसिक्स को समझते हुए हम आ जाते हैं ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ को समझने के बाद यहाँ पर हमारे पास किरचॉफ लॉ दिया गया है। किरचॉफ लॉ को हम स्टडी करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे लूप और नोडल मेथड्स के अंदर, एंड फाइनली we'll conclude this chapter with these theorems. One is superposition theorem, one is Thevenin's theorem, and another one is Norton's theorem. तो ये कुछ थ्योरम्स हैं जिसमें किरचॉफ लॉ को यूज करते हुए हम डीसी सर्किट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। हमें एक सर्किट दिया जाता है, जिस सर्किट में ये सारी मेथड्स लगा के हम उनका फाइनल आंसर कैलकुलेट करते हैं, हम करंट निकालते हैं, वोल्टेज निकालते हैं, पावर निकालते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 में प्योरली आप देखेंगे कि प्योरली आपका किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर मेजर पोर्शन डिपेंड करता है, जिसके बेसिस पे हम सर्किट्स को सॉल्व करके इस यूनिट से समझते हैं। साथ ही साथ इस यूनिट से हम बहुत सारे बेसिक टॉपिक्स को स्टडी करके निकलते हैं। अगर हम ने कभी इन चीजों को नहीं पढ़ा है, वैसे तो हम सभी लोग 12th में पढ़कर आते हैं, स्टिल यहाँ पर इस यूनिट में उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम रिवाइज करते हैं, समझते हैं फिर से, और उनको अप्लाई करते हुए इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड मॉड्यूल की बात करें, सेकंड मॉड्यूल हमारा है स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेस एसी सर्किट। उसके अंदर सबसे पहले आप सिंगल फेस एसी सर्किट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसे साइनसोइडल वेवफॉर्म क्या होती है, एवरेज वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, ये सब चीजें क्या होती हैं, किसी भी साइनसोइडल ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको कितने तरह से हम लिख सकते हैं, कैसे कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है, ये सारी चीजें आपकी बेसिक्स ऑफ एसी सर्किट से रिलेटेड हैं, जो यहाँ पर कवर अप होती हैं इस सिलेबस के अंदर। साथ ही साथ जब आप एसी सप्लाई को किसी सर्किट में लगाते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट्स लगे होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स अगर हमारे पास होता है, तो उस केस में सर्किट किस तरह से बिहेव करता है, उसमें करंट कैसे फ्लो करता है, पावर कितनी होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में कैलकुलेट करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि किस किस केस में कैसे कैसे सर्किट बिहेव कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक रेजोनेंस टॉपिक दिया गया है। रेजोनेंस जो सीरीज और पैरेलल दो टाइप से हो सकता है, दोनों हमें यहाँ पर स्टडी करना है। सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हमें यहाँ पर क्लियर करने हैं, उसके डेरिवेशंस परफॉर्म करने हैं, और साथ ही साथ कुछ कंक्लूजन्स वहां से कैलकुलेट करने हैं, कुछ रिलेशंस वहां से निकालने हैं। इसके अलावा मॉड्यूल 2 में बहुत छोटा सा टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, वो है 3 फेज एसी सर्किट से रिलेटेड, क्योंकि ऊपर में आप देखेंगे कि जो इतना पोर्शन है दैट इज ओनली रिलेटेड टू द सिंगल फेज सर्किट, बट यहाँ पर एंड में 3 फेज एसी सर्किट से रिलेटेड भी एक छोटा सा डिस्कशन है, जिसमें 2 टाइप के कनेक्शन, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन से रिलेटेड थोड़ा स्टडी हमें यहाँ पे करना होता है, जिसमें हम देखते हैं कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन में अगर एक 3 फेज एसी सर्किट कनेक्टेड है, तो वो किस तरह से रिलेशंस प्रोड्यूस करता है, किस तरह से वोल्टेज और करंट वहां पर अपने रिलेशंस को क्रिएट करती है। ठीक है, तो मॉड्यूल 2 में पूरी तरह से एसी सर्किट के ऊपर डिपेंड है मॉड्यूल 2 आपका, जिसमें आप सिंगल फेस एसी सर्किट और 3 फेस एसी सर्किट के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टेडी स्टेट एनालिसिस है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेस एसी सर्किट का ही होता है।
ठीक है। स्टेडी स्टेट एनालिसिस बेसिकली अगर आप मेजरली एक ब्रॉड वर्ड्स में अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो बेसिकली ये वो स्टेट होती है जब कोई भी सिस्टम एक कांस्टेंट मोड में आ जाता है, उसके जो डिस्टरबेंस हैं, उसके जो चेंजेस हैं, वो सारे चेंजेस डिस्टरबेंस खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जब वो एक कांस्टेंट स्पीड में कांस्टेंट आउटपुट पे काम करने लग जाता है तो उसको स्टेडी स्टेट एनालिसिस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप पंखा ले सकते हैं, फैन जो हम स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन होने के बाद आप देखते हैं कि उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है और तब तक बढ़ती है जब तक कि वो पूरी तरह से कांस्टेंट नहीं हो जाती। तो जब तक वो स्पीड 0 से उसकी फुल वैल्यू तक बढ़ रही है तब तक वो ट्रांजिएंट स्टेट में होती है, चेंजिंग स्टेट में होती है। उसके बाद जैसे ही वो स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, चेंज नहीं होती, तब हम कहते हैं कि वो अब स्टेडी स्टेट में चल रहा है। तो इस तरह से हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस की बात करते हैं, स्टेडी स्टेट की डिस्कशन यहाँ पर करेंगे जो सिंगल फेज एसी सर्किट में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा मॉड्यूल 3, दैट इज रिलेटेड टू द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एसी पे काम करता है और एसी सिंगल और 3 फेज दोनों टाइप की हो सकती है। तो यहाँ पर जो इस मॉड्यूल 3 में हमें स्टडी करना है दैट इज ओनली रिलेटेड टू द सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। यहाँ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो जितना भी डिस्कशन होगा वो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का ही होगा। अब चूंकि ट्रांसफॉर्मर एक मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर बेस्ड है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स, कौन कौन से होते हैं, उनको क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे बिहेव करते हैं, वोल्टेज या करंट लगाने के बाद कैसे उनके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है जिसको हम बीएच कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। आइडियल मतलब जिसमें किसी भी तरह का लॉस ना हो, प्रैक्टिकल मतलब जो पूरी तरह से प्रैक्टिकली हमारे लिए काम करने के लिए तैयार हो। उन ट्रांसफॉर्मर्स को हम लोडेड कंडीशंस और अनलोडेड कंडीशंस दोनों ही कंडीशंस में हम देखेंगे। साथ ही साथ उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, एक ट्रांसफार्मर को कैसे उसके इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कौन कौन से पैरामीटर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, उसका डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद लॉसेज इन ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, ट्रांसफार्मर में किस किस टाइप के लॉसेज हो सकते हैं, उनको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और उसकी एफिशिएंसी से रिलेटेड बात होगी कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। एंड फाइनली दिस चैप्टर विल बी कंक्लूडेड विद these two topics, one is auto transformer and another one is 3 phase transformer connections। यहाँ पर ये 3 phase transformer connection का टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, जस्ट इंट्रोडक्टरी पर्पज से है कि किस तरह से 3 phase ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी डिस्कशन ऑन 3 phase ट्रांसफार्मर इस चैप्टर के अंदर नहीं करना है। तो मेजरली हम देखें कि मैक्सिमम पार्ट जो है वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ही यहाँ पर होगा। ठीक है। ये है हमारा मॉड्यूल 4 जो कि इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में मैंने आपको बताया था कि मशीन्स एसी और डीसी दोनों पे ही काम कर सकती हैं और डीसी में सिंगल फेज और 3 फेज दोनों हो सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपको डीसी मशीन भी पढ़ना है, 3 फेज इंडक्शन मशीन भी पढ़ना है, सिंगल फेज मशीन भी पढ़ना है और 3 फेज सिंक्रोनस मशीन भी पढ़ना है। बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात करें तो ये अपने आप में एक इतना ब्रॉड टॉपिक है कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ऊपर अपने आप में 4-5 सब्जेक्ट्स इजीली क्रिएट किए जा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मॉड्यूल 4 में आपको 4 टाइप की मशीनें दी गई हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये चारों टाइप की मशीन के ऊपर अपने आप में एक पूरी पूरी बुक तैयार हो सकती है, ऑलरेडी अवेलेबल भी है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स अपने आप में बहुत वास्ट, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत लंबी चौड़ी स्टडीज इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमें मॉड्यूल 4 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन पर्पस से ही यहाँ पर सारी मशीन्स को पढ़ना है और सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना हमें सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम पढ़ेंगे तो वो हमारे स्कोप के बाहर होगा, साथ ही साथ हमारे सिलेबस के बाहर होगा, जो हमें एग्जाम के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगा। तो मॉड्यूल 4 के लिए हमें स्ट्रिक्टली सिलेबस पे ही टिके रहना है, सिलेबस के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। इसके बाहर जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, हमें अननेसेसरीली उसके ऊपर टाइम डिवोट करना पड़ेगा। तो हमें बेसिकली यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो भी मशीन से रिलेटेड जितने टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे डीसी मशीन में प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शंस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, व्हाट इज द ईएमएफ इक्वेशन, व्हाट इज द टॉर्क इक्वेशन, व्हाट आर द एप्लीकेशंस, सो इतने ही टॉपिक हमें यहाँ पर स्टडी करने हैं। Similarly, for the 3-phase induction motor, we'll study only the working principle and construction, what are the different types and the slip torque characteristics and its applications. Single phase induction motor, the principle and the different methods of starting,
and similarly for the three phase induction motor how it works and what is the principle। तो मेजरली अगर आप देखें तो चारों मशीन्स में एक कॉमन टॉपिक हमें स्टडी करना है, वो है उनका वर्किंग प्रिंसिपल, वो मशीन कैसे बनाई जाती है, वो मशीन कितने टाइप की होती है। ये कॉमन टॉपिक है जो हमें चारों टाइप की मशीन के लिए यहाँ पर स्टडी करने हैं। तो मेजरली जो हमारा मॉड्यूल 4 है वो वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शंस एंड टाइप से ही कवर होता है, एंड लास्टली सारी मशीन्स की एप्लीकेशंस हमें पता हो कि किस मशीन को कहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मॉड्यूल 5। तो मॉड्यूल 5 में देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए, ये है हमारा मॉड्यूल 5 जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस। तो इंस्टॉलेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अपरेटस की बात करेंगे, ऐसे इक्विपमेंट्स की बात करेंगे जिनको हम इंस्टॉल करते हैं अपने घरों में, इंडस्ट्रीज में, जगह जगह पर यूज करते हैं, जिसका नाम है स्विच गियर। स्विच गियर बेसिकली एक ऐसी चीज है जो हर जगह यूज होती है, छोटी से छोटी एप्लीकेशन में और बड़ी से बड़ी एप्लीकेशंस में। आपने देखा होगा कि किसी भी तरह की एप्लीकेशंस आप ले लें, उसमें एक छोटा सा फ्यूज जरूर होता है, एक स्विच जरूर होता है जिसको हम उसको ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, और फ्यूज को बेसिकली यूज करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो दोनों सिंपल से एग्जांपल हैं, ये दोनों स्विच गियर के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्विच गियर एक ऐसा अपरेटस है जो कहीं भी किसी भी फॉर्म में कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विच गियर्स जो यहाँ पर इस मॉड्यूल 5 में स्टडी करने हैं हमें, जिसमें है स्विच फ्यूज यूनिट, एसएफयू जिसको बोलते हैं, एमसीबी हमने सबने यूज किया है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी, एमसीसीबी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स जो हम अक्सर खरीदते हैं, यूज करते हैं। वायर केबल में क्या अंतर होता है, अर्थिंग हमने सबने सुना है, अपने घरों में लगाते भी हैं, देखा भी है, लेकिन क्यों लगाते हैं, किस किस तरह की अर्थिंग होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद आता है बैटरीज। बैटरीज हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में यूज करते हैं, सबके मोबाइल फोन्स में बैटरी है, घरों में अगर इन्वर्टर्स है तो वहां बैटरी है, गाड़ी में बैटरी है, हर जगह बैटरी है। तो उस बैटरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पे हम किसी भी बैटरी को सेलेक्ट करते हैं, परचेज करने के लिए जाते हैं, किन किन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये बेसिक टॉपिक यहाँ पर बैटरीज के अंदर कवर होगा। एंड लास्टली एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज एलिमेंट्री कैलकुलेशंस फॉर एनर्जी कंजम्पशन। ये बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने के बाद आप अपने घर का पूरा लोड कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद अपने घर का पूरा बिजली का बिल एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना बिजली का बिल हमारे घर में आएगा। या फिर आप कहें कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अपने घर के बिजली को बिल को आप रख के समझ सकते हैं कि क्या मेरे घर में एग्जैक्टली इतना ही कंजम्पशन हो रहा है या मेरा घर का बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। तो ये एस्टिमेशन, ये कैलकुलेशंस आप बहुत आसानी से इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो पांचों मॉड्यूल्स हमने अभी भी डिस्कस किए हैं, इन पांचों मॉड्यूल्स में जितने भी डिस्कशन, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारे बहुत बेसिक्स और एलिमेंट्री टाइप से हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग काम में आने वाले हैं। ऑल्दो ये एक सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम आपको देना होता है, एग्जाम देने के बाद आप उसको पास करते हैं, मार्क्स लेकर आते हैं, वो एक डिफरेंट इश्यू है। लेकिन किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी, जिसमें आप डिफरेंट टाइप की चीजें जो आपको हर समय डेली यूज में, डेली लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में सामने आती हैं, आप उनको देखते हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज गेन होगी जो आप हर जगह यूज कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि ये चीजें क्या होती हैं और कैसे होती हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इवैल्यूएशन स्कीम्स। इवैल्यूएशन स्कीम का मतलब है कि यूनिवर्सिटी के अंडर में जो ये सब्जेक्ट रन करता है, इस सब्जेक्ट से हम कितने मार्क्स गेन करते हैं। सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट में थ्योरी और लैब दोनों ही चीजें इन्वॉल्व हैं। थ्योरी भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है, लैब भी उसमें होती है। जिसमें अगर थ्योरी की बात करें तो वी हैव 150 मार्क्स फॉर द थ्योरी एंड ऑल्सो वी हैव 50 मार्क्स फॉर द प्रैक्टिकल। ठीक है, तो टोटल हो गए हमारे 200 नंबर। तो ये पूरा सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर में पूरे 200 नंबर देता है। कैसे कैसे देता है, अगर सिर्फ थ्योरी की और 150 नंबर की बात करें तो यहाँ पर दो टाइप का असेसमेंट होता है। पहला है इंटरनल असेसमेंट, दूसरा है यूनिवर्सिटी इवैल्यूएशन। इंटरनल असेसमेंट का मतलब है कि कॉलेज में रहते हुए जब आप पढ़ते हैं, 3-4 महीने सेमेस्टर आपका चलता है, क्लासेस आपकी चलती हैं, उस ड्यूरेशन में जितने भी असेसमेंट्स, जितने भी टेस्ट, असाइनमेंट्स जो भी होते हैं, उन सब की हेल्प से आपको यहाँ पर एक असेसमेंट मिलता है जो कि 50 नंबर कवर अप करता है आपके। ठीक है, 150 में से 50 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इंटरनल असेसमेंट अलग अलग टाइप से हो सकता है, ये स्कीम्स चेंज होती रहती हैं। अगर मेजरली हमको देखें तो एक असाइनमेंट जो अक्सर टाइम टू टाइम असाइनमेंट्स बच्चों को दिए जाते हैं, क्लास टेस्ट जो कभी कभी क्लास टेस्ट लिए जाते हैं, मॉड्यूल टेस्ट यानी कि यूनिट वाइज टेस्ट अगर होते हैं, सेशनल एग्जाम्स जो 2 या 3 एग्जाम्स अक्सर होते हैं किसी भी कॉलेज के अंदर,
और अटेंडेंस जो डेली क्लासेस में आने के बाद आपको मिलती है। अगर इन सारे पैरामीटर्स को कंबाइन करें तो इन सारे पैरामीटर्स की हेल्प से आपको टोटल 50 नंबर 50 मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे आता है यूनिवर्सिटी इवैल्यूएशन। यूनिवर्सिटी इवैल्यूएशन आपका होता है पूरे 100 नंबर का। इसका मतलब यूनिवर्सिटी एक एग्जाम लेती है जो पूरे 100 नंबर का होता है। उस 100 नंबर में क्या आता है, उस 100 नंबर के अंदर जो आपने 5 मॉड्यूल्स देखे हैं वो पांचों मॉड्यूल्स पेपर में पूछे जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन पांचों मॉड्यूल्स का जो वेटेज है यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो बराबर है। इसका मतलब हर मॉड्यूल से बराबर मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपको सारे के सारे मॉड्यूल्स समझने होंगे, सारे के सारे मॉड्यूल्स पढ़ने होंगे। उसके बाद एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते होंगे वो वहां पर अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि डेफिनेटली एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल चॉइसेस होती हैं। तो जो क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगेंगे वहां पे, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे वो आप स्किप करेंगे, और जो आपको आएंगे अच्छे से वो आप क्लियरली अटेम्प्ट करके मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो यहाँ यूनिवर्सिटी एग्जाम का जो पैटर्न है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, लेकिन 100 नंबर का पेपर आपका बनता है और 100 नंबर में पांचों मॉड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विद इक्वल वेटेज ऑफ द मार्क्स। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में यहाँ पर आपके पास 10 प्रैक्टिकल्स हमें करने होते हैं। जो यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो 10 प्रैक्टिकल्स हमें परफॉर्म करने हैं। प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने के लिए आपको 50 नंबर मिलते हैं, जिसमें से 25 इंटरनल होते हैं, 25 एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो इंटरनल असेसमेंट में जो एक स्टूडेंट कॉलेज में रहते हुए काम करता है, यानी कि लैब में वो जाता है, वहां पे अटेंडेंस देता है, अटेंडेंस देने के बाद वहां लैब में परफॉर्म करता है, अपना लैब रिकॉर्ड बनाता है, तो उसकी परफॉर्मेंस, वीकली परफॉर्मेंस जो हर हफ्ते वो काम करेगा, हर हफ्ते अपना जो लैब रिकॉर्ड बनाएगा उसकी परफॉर्मेंस, तो ये सारी चीजों को मॉनिटर करते हुए एंड फाइनली एक इंटरनल वाइवा जो एंड ऑफ द सेमेस्टर होता है, जिसमें बच्चे से सवाल जवाब होते हैं कि उसने क्या सीखा है। उन सब चीजों को मिला के अगर देखें तो यहाँ पर 25 नंबर इंटरनल असेसमेंट कॉलेज से दिए जाते हैं उसके परफॉर्मेंस के बेस पे। एंड फाइनली एक्सटर्नल वाइवा की बात करें तो एक्सटर्नल वाइवा में हमारे पास जो बाहर से एक्सटर्नल्स आते हैं वो बच्चे से वाइवा लेते हैं, आपसे वाइवा लेते हैं, और साथ ही साथ एक इंटरनल एक रिटन टेस्ट होता है एक्सटर्नल वाइवा वाले दिन। उन सब चीजों को अगर मिला के देखें तो पूरे 25 नंबर आपको यहाँ से अवार्ड होते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिकल मिला के देखें तो 50 नंबर का आपका बना, 25 प्लस 25, 25 आपके इंटरनल हो गए, 25 आपके एक्सटर्नल हो गए, एंड थ्योरी से मिलते हैं आपको 150 नंबर। तो इस तरह से ये पूरे 200 नंबर का आपका पेपर है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दोनों ही तरह से ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, जिसको आपको स्टडी करना है। ठीक, तो आज से हम इस सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स शुरू करने जा रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था, लेक्चर 0 था, इसलिए हमने इसका नाम 0 दिया है, क्योंकि ये सिलेबस के किसी भी टॉपिक को डिस्कस नहीं करता है, इसको डिफाइन नहीं करता है। इसके बाद जितने भी लेक्चर्स आएंगे लेक्चर नंबर 1, 2, 3 से चलेंगे, और टोटल जो एस्टिमेशन है इस सब्जेक्ट को कवर अप करने का वो लगभग 80 लेक्चर्स का है, 80 वीडियोस का है। इसका मतलब है कि लगभग 80 वीडियोस में हम इसके पूरे पांचों मॉड्यूल्स के एक एक टॉपिक, एक एक छोटी से छोटी चीज जो भी इन्वॉल्व होगी, समझने के लिए आपको जरूरत होगी, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज स्किप नहीं होगी वीडियोस में। हर वीडियो में एक टॉपिक के साथ लिंक होगा, सारे टॉपिक्स वेल डिफाइंड होंगे, वेल क्लियर होंगे, और जहां भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी वो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड फॉर्म में आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, कॉन्सेप्ट समझाने के बाद उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और क्वेश्चंस कराने के बाद आप आसानी से किसी भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को कर पाएंगे। साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस पैटर्न पे पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके ऊपर आपको स्पेशल फोकस करना होता है, या फिर आपका कौन सा टॉपिक ज्यादा नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कम नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें टाइम टू टाइम, टॉपिक टू टॉपिक हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के बाद हम ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ये हम अब खत्म करने जा रहे हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे वो सिलेबस से रिलेटेड होगा, सिलेबस डिस्कस वहां पर किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझी, बहुत अच्छे से सुनी। अगर आपको कोई भी डाउट सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है तो आप इस ईमेल आईडी पे किसी भी तरह का सवाल सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ सकते हैं। मैं 100% आपको इस ईमेल आईडी पर जवाब दूंगा। जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी टॉपिक में, आई विल डेफिनेटली आंसर ऑन दिस ईमेल आईडी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।